करीम की बिरयानी पूरे मुरादाबाद में मशहूर थी। शाम होते ही उसके बिरयानी के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। करीम का बिरयानी बनाने का तरीका बहुत अलग था। बढ़िया चिकन, मटन और खुशबूदार मसाले, खिला खिला चावल बिरयानी के स्वाद में चार चांद लगा देता था। पर अचानक एक दिन करीम को हल्का बुखार आया तो वो घर पर थोड़ा आराम करने के लिए उस दिन ठेला नहीं लगा सका। उसने सोचा कि तबीयत में सुधार हो जाएगा, पर करीम की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और बुखार ज्यादा बढ़ता गया, जिस कारण करीम के शरीर में बहुत कमजोरी हो गई। इसी वजह से करीम बिरयानी का ठेला भी नहीं लगा पा रहा था और उसके काम का नुकसान हो रहा था। ये लो तुम्हारी दवाई, डॉक्टर साहब ने बोला है बिल्कुल भी काम पर नहीं जाना, अभी तुम कुछ दिन और आराम करो। नहीं रुखसाना, मेरा पहले ही काम बहुत खराब हो गया। कितने दिन से मैंने ठेला नहीं लगाया और तुम्हें तो पता है घर का किराया सर पर आ रहा है, बिजली पानी सबका किराया भी तो देना है। काम नहीं करूंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? चिंता मत करो, अब मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी है। कल सुबह ठेला लगाने की तैयारी करता हूँ। एक काम करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ जल्दी उठ जाऊंगी, दोनों मिलकर तैयारी कर लेंगे। ठीक है, फिर सुबह मुझे जल्दी उठा देना। और करीम मियाँ, किराया कब दे रहे हो? मैंने सोचा तुम तो आओगे नहीं तो खुद ही आ जाऊं। अकरम भाईजान, बस कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही है, इसलिए काम भी बंद पड़ा है। कुछ दिन कमाई करके फिर मैं जल्दी ही किराया देने की कोशिश करूंगा। नहीं नहीं, अब एक भी दिन ऊपर नहीं करना, कल तक मेरा किराया मुझे दे दो। वैसे भी मेरे साले की शादी है, मैं कुछ दिनों के लिए परिवार के साथ शादी में जा रहा हूँ, उसके बाद बहुत देर हो जाएगी। शादी के लिए खरीदारी भी तो करनी है, तू कुछ भी करके कल तक पैसों का इंतजाम कर ले, मैं कल फिर आऊंगा। अकरम धमकी देकर चला जाता है। करीम बिरयानी का ठेला लेकर बाजार पहुंचता है, पर अब उसी जगह पर किसी दूसरे आदमी ने बिरयानी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। उसके सारे ग्राहक भी उसी ठेले पर बिरयानी खाने लगे, क्योंकि वो बिरयानी वाला करीम से कम दाम में बिरयानी खिला रहा था। इस कारण करीम की बिक्री बहुत कम हुई। करीम परेशान हो गया, क्योंकि अगले दिन अकरम फिर से किराया लेने आ गया। देख करीम, तू मेरा किराया नहीं चुका सका, अब ये ठेला, बर्तन और घर का सामान मैं कबाड़ में बेचकर अपना किराया पूरा करूंगा। चलो लड़को, जल्दी जल्दी सारा सामान उठाओ और ले चलो। अकरम भाई, ऐसा ना करो, मेरे छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगा? रात होने को है अकरम भाईजान, सुनो, अल्लाह के लिए मुझ पर रहम करो अकरम भाई। अकरम ने करीम की एक नहीं सुनी, वो उसका सारा सामान उठाकर ले गया। करीम की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने अपने बेटे को गोद में लिया और पत्नी और बेटी के साथ घर से बाहर निकल आया। सुनिए, शाम होने को है, अब हम कहाँ जाएंगे? कोई ठिकाना भी तो नहीं है। थोड़ी देर में दिल्ली की बस आने वाली है, दिल्ली में ही रहेंगे। यहाँ मुरादाबाद में रहने का अब कोई फायदा नहीं। दिल्ली एक बार भाईजान के पास चलते हैं, हो सकता है वो कोई काम दिलवा दे। करीम अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर मुरादाबाद बस अड्डे से दिल्ली की बस में बैठ गया और दिल्ली अपने बड़े भाई रहमान के घर पहुंचा। पर रहमान की पत्नी सलमा ने उन्हें वहां रहने के लिए साफ मना कर दिया। देखिए जी, मैं इन्हें यहाँ रहने के लिए इजाजत नहीं दे सकती। आप तो जानते ही हैं दिल्ली शहर में खर्चे कितने हैं। हम ही बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। अब इन दोनों का साथ में बच्चों का खर्चा उठाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। आप बुरा मत मानो करीम भाईजान, आपको कहीं और रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। बेगम, कुछ दिन तो। आप बीच में मत बोलो, बात मैं कर रही हूँ ना। देखिए भाईजान, ये सीधे हैं, ये तो आपको अपना छोटा भाई मानकर यहाँ रख लेंगे, पर सारी परेशानियां तो मैं जानती हूँ ना। छोटी छोटी चीजों के लिए कितनी मुश्किलें आती हैं। रुखसाना, तुम्हारे भी तो मायके वाले रामपुर में है ना, उनके पास क्यों नहीं चली जाती हो? भाभी जान, आप तो जानती हो मेरे मायके में भाभी बची हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके अपने मायके में रहकर बच्चों को पाल रही हैं। अम्मी, अब्बू, भाईजान सभी दुनिया से चले गए। कहते कहते रुखसाना रो पड़ी। कुछ भी हो, अब यहाँ आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, माफ करना। करीम क्या ही करता, वो अपने परिवार को लेकर अपने भाई के घर से बाहर आ गया। सड़क पर भूखे प्यासे वो ऐसे ही घूमते रहे, ना कोई रुकने की जगह, ना कुछ खाने पीने का इंतजाम। करीम के पास जो भी पैसे थे सारे खत्म हो चुके थे। करीम कुछ देर के लिए बच्चों को लेकर फुटपाथ पर एक कोने में बैठ गया। तभी उसका बेटा खेलते खेलते रोड के दूसरी तरफ बने एक बड़े होटल के पास भाग गया। वहाँ बहुत सारे गुब्बारों की डेकोरेशन का काम चल रहा था। हटो बेटा, हटो यहाँ से, यहाँ काम चल रहा है, छोड़ो इस गुब्बारे को, जाओ यहाँ से। अरे जुम्मन मियाँ, जल्दी जल्दी डेकोरेशन का काम खत्म करो, वसीम साहब और उनकी बेगम आने वाले होंगे। कुछ भी कहो वसीम साहब, हर साल अपनी बेगम का जन्मदिन बेहद धूमधाम से मनाते हैं। तभी होटल के अंदर से मैनेजर फोन पर बात करता हुआ बाहर आता है। सर, मुरादाबादी बिरयानी के बारे में आपने मुझसे कहा था, पर हमारे मुरादाबादी बिरयानी बनाने वाले बावर्ची की तबीयत खराब हो गई है, वो 1 हफ्ते की छुट्टी पर गया है। सर, मैं जानता हूँ मैडम को मुरादाबादी बिरयानी कितनी पसंद है और आज वैसे भी उनका जन्मदिन है। ठीक है सर, मैं कुछ करता हूँ।
इतनी जल्दी कहाँ से लाऊं मुरादाबादी बिरयानी बनाने वाला? बहुत मुश्किल है। आधे घंटे में सर और मैडम होटल पहुंचने वाले हैं। सर जी, मैं कुछ मदद करूं? मैं मुरादाबादी बिरयानी बहुत लाजवाब बनाता हूं। सच तो यह है कि मुरादाबाद में मेरा अपना बिरयानी का ठेला था, पर कुछ मजबूरियों के चलते मुझे दिल्ली आना पड़ा। आप मेरे से बिरयानी बनवा कर देख सकते हैं। मुझे भी काम मिल जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। मेरा नाम करीम है। बच्चा खेलते खेलते यहाँ आ गया था, मैं उसे बुलाने आया, तभी आपकी बातें सुनी और मुझे लगा कि आप बड़ी परेशानी में हैं। अच्छा, तो तुम मुरादाबाद के रहने वाले हो? ठीक है, अगर तुम मुरादाबादी बिरयानी लजीज बना सकते हो तो हमें कोई हर्ज नहीं है। और मैं तुम्हें होटल की रसोई दिखा देता हूँ। ठीक है साहब, मैं अपनी बेगम को बोल देता हूँ, फिर आपके साथ चलता हूँ। करीम रुखसाना को बोलकर मैनेजर के साथ होटल के अंदर चला जाता है। होटल की रसोई में जाकर करीम बिरयानी बनाना शुरू करता है। आसपास खड़े बहुत से बावर्ची उसे मुरादाबादी बिरयानी बनाते हुए देख रहे थे। करीम के लिए तो बिरयानी बनाना बहुत ही आसान था। वो झटपट बहुत ही बढ़िया, लजीज, खुशबूदार बिरयानी बनाकर तैयार कर देता है। मैनेजर उस बिरयानी को जब टेस्ट करता है तो वो हैरान रह जाता है। सचमुच करीम के हाथों की बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट थी। क्या बात है करीम मियां, तुमने तो बिरयानी बहुत ही बढ़िया बनाई है। मुझे लगता है सर और मैडम को तुम्हारी बनाई हुई मुरादाबादी बिरयानी बहुत पसंद आएगी। तुमने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। शुक्रिया साहब। करीम बिरयानी बनाकर होटल के बाहर आ जाता है और वहीं अपनी बेगम और बच्चों के साथ बैठ जाता है। होटल के अंदर से जन्मदिन की पार्टी की आवाजें आ रही थी। करीम बाहर ही इंतजार कर रहा था कि कब उसे मैनेजर बताएगा कि उसके हाथों की बिरयानी सबको कैसे लगी। काफी देर तक वो बाहर बैठा रहा। सुनो जी, आपको बिरयानी बनाकर आए बहुत देर हो गई। अभी तक मैनेजर ने आपको कुछ भी नहीं बताया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बिरयानी बनवाकर भूल गए हो? एक बार आप खुद जाकर बात करते कि वो क्या कहते हैं। बच्चों को भी भूख लगी है। बेगम, अभी तो पार्टी चल रही है। हो सकता है पार्टी खत्म होने के बाद मुझे बताएं। ऐसे बीच में जाना अच्छा नहीं लगेगा। कुछ देर और इंतजार करते हैं। तुम रुको, मैं बच्चों के लिए सामने ठेले से कुछ खाने का लाता हूँ। करीम जैसे ही बच्चों के लिए कुछ खाने को लेने जाने लगता है, तभी वो मैनेजर को आते हुए देखता है। माफ कीजिएगा, अंदर पार्टी चल रही थी इसलिए आपको बता नहीं पाया। चलिए, आपको सर ने बुलाया है। खान मियाँ, करीम मियाँ की फैमिली के लिए कुछ खाने का इंतजाम कीजिए। करीम मैनेजर के साथ होटल के अंदर जाता है। मुझे मैनेजर ने तुम्हारे बारे में बताया। तुम्हारे हाथों की मुरादाबादी बिरयानी बेहद लाजवाब थी। हमारी बेगम को बहुत पसंद आई, इसलिए हमने सोचा है कि अब से तुम हमारे होटल में बावर्ची का काम करोगे और बिरयानी बनाने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जिस तरह से हमें बहुत पसंद आई है, हमें पता है हमारे कस्टमर भी इस बिरयानी को बहुत पसंद करेंगे। मैनेजर करीम मियाँ को कल से नौकरी पर रख लीजिए। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। गरीब अकरम होटल के मालिक वसीम मियाँ को शुक्रिया कहता है। वो बहुत खुश था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसे इतने बड़े होटल में बावर्ची की नौकरी मिल गई, जहां पर उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। अल्लाह की रहमत से करीम की जिंदगी से दुखों का साया हट गया। उसकी मेहनत की वजह से दिल्ली जैसे बड़े शहर में, बड़े होटल में उसे बावर्ची की नौकरी मिल गई और उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई। सुरेश एक चाउमीन के ठेले पर काम करता था, पर उस ठेले का मालिक सोहनलाल बहुत ही खड़ूस स्वभाव का था। सुरेश जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, पर फिर भी उसका मालिक कभी भी उससे खुश नहीं होता था। सुरेश रोजाना सुबह 9 बजे काम पर निकल जाता था और रात को 11 बजे घर आता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका मालिक हमेशा उसे किसी न किसी बात के लिए सुनाता रहता था। क्या बात है सुरेश, इतनी देर से ग्राहक खड़े हैं और तेरे से अभी तक एक चाउमीन नहीं बनी? ऐसे काम नहीं होगा, तू तो मेरा नुकसान करवा देगा। मालिक, वो मैंने आपको कल कुछ सामान लिखवाया था, वो कम है, इसीलिए देर हो रही है। कहाँ रखा है सामान? आप दे दो, मैं जल्दी से बना दूंगा। तूने मुझे कब लिखवाया था सामान? मैंने तो कोई सामान नहीं लिखा। झूठ मत बोल, अगर तू लिखवाता तो मैं लेता हुआ आता। अरे भैया, क्या बात है, चाउमीन देनी है या हम जाएं? अरे नहीं नहीं, अभी बन जाएगी चाउमीन है, बस थोड़ी देर में मैं सामान मंगवा लेता हूँ। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, रहने दो, हम कहीं और से खा लेंगे। हम तो तुम्हारा नाम सुनकर आए थे कि तुम्हारे ठेले की तवा चाउमीन बहुत बढ़िया बनती है। चलो भाई चलो, यहाँ रुकना बेकार है, यहाँ तो सामान ही नहीं है, चाउमीन क्या खाएंगे है। ग्राहक वहाँ से खाली ही लौट गए। सुरेश के मालिक ने सारा गुस्सा सुरेश पर निकाल दिया और गुस्से में सुरेश को चाटा लगा दिया। तेरी वजह से आज मेरे ग्राहक खाली लौट गए। मालिक, आप मेरे ऊपर हाथ मत उठाओ, वरना। क्या करेगा तू है, क्या करेगा तू बता? गरीब भिखारी, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला, मेरे को आंखें दिखा रहा है। अरे तू नौकर है, मेरा नौकर। मैं चाहे तुझे मारूं या फिर तेरे साथ कुछ भी करूं, तुझे सब कुछ सहन करना पड़ेगा। मालिक, मुझे आपके पास नौकरी नहीं करनी, आप मेरा हिसाब कर दो, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। क्या कहा? नौकरी छोड़ रहा है? अब इतनी जल्दी मैं दूसरा नौकर कहाँ से लाऊंगा? 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। करना है तो कर, वरना बिना पगार लिए ही यहाँ से निकल जा।
मालिक, आपने पिछले 2 महीने से मेरे पैसे नहीं दिए हैं। ये तो गलत बात है। मुझे जब आपके यहाँ नौकरी करनी नहीं तो आप मेरे पिछले पैसे दे दो ना। तेरे पास क्या सबूत है कि मैंने तुझे 2 महीने के पैसे नहीं दिए? जा कर ले जो करना है, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। सुरेश बिना पगार लिए ही घर लौट आता है। तुम्हारे पैसे मार लिए, तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठा दिया। अरे वो कैसा इंसान है। चलो तुम और मैं अभी चलते हैं। कैसे नहीं देगा वो पैसे? अरे पार्वती, वो इंसान ठीक नहीं है। उसके मुंह ना ही लगो तो सही रहेगा। छोड़ो, जाने दो। पर ये तो बहुत नुकसान हो गया ना। तुम्हारे हाथ में कोई काम भी नहीं है, घर का गुजारा कैसे होगा? पार्वती, मेरे हाथों में हुनर है जिसकी वजह से मैं अपना खुद का काम शुरू कर सकता हूँ। बस मुझे थोड़े पैसों की जरूरत होगी और मैं थोड़े पैसे कमाकर फिर से ये काम शुरू कर दूंगा। सुरेश ने थोड़ी मजदूरी करनी शुरू कर दी ताकि वो पैसे कमाकर तवा चाउमीन का ठेला लगा सके। पर एक दिन, अरे पार्वती भाभी, अरे जल्दी चलो। अरे सुरेश भैया बिल्डिंग की सीढ़ियों से गिर गए हैं। उन्हें बहुत चोट आई है। क्या चोट आ गई? कहाँ है भैया? बिल्डिंग के मालिक ने पड़ोस के अस्पताल में भेजा है। सुरेश भैया के सिर पर गहरी चोट आई है। पार्वती दौड़ती हुई अस्पताल जाती है। सुरेश इस दुर्घटना में अपनी आंखों की रोशनी खो देता है। एक के बाद एक परेशानियां सुरेश के परिवार को घेर लेती हैं। सोच रहा था थोड़े पैसे कमाकर तवा चाउमीन का ठेला लगा लूंगा, पर यह मुसीबत आ गई। अब तो मैं देख भी नहीं सकता। मोहताज हो गई है जिंदगी मेरी पार्वती। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। ऐसा न कहो। जिंदगी में अगर परेशानी आई है तो उनसे निकलने का हल भी हम मिलकर ढूंढेंगे। आप ठेला नहीं लगा सके तो क्या हुआ, मैं तवा चाउमीन का ठेला लगाऊंगी। बस आप मुझे तरीका बताते जाना, मैं उसी तरीके से बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं भी आपकी मदद करूंगी मम्मी। मैं भी आपकी मदद करूंगा मम्मी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब तो मेरी हिम्मत हो। पार्वती उधार पर चाउमीन बनाने का सामान और ठेला ले लेती है। सुरेश उसे बोल बोल कर तवा चाउमीन बनाना सिखाने लगा। जब पार्वती बाजार में तवा चाउमीन का ठेला लगाती तो सुरेश और बच्चे भी उसके साथ ही रहते। पार्वती धीरे धीरे बहुत ही बढ़िया तवा चाउमीन बनाना सीख गई। ग्राहक भी पार्वती के ठेले पर आते तो तवा चाउमीन की बहुत तारीफ करते। सुरेश भैया, ये सब कब हुआ? आपको मैंने सोहनलाल के ठेले पर कई बार तवा चाउमीन बनाते हुए देखा है। आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। पहले के ग्राहक मेरे बहुत अच्छे बातचीत वाले हो गए थे। क्या करूं भैया, मालिक ने अपने ठेले से निकाल दिया था। मजदूरी करके थोड़े पैसे कमाने थे तो यह हादसा हो गया। कुछ ग्राहक तो सुरेश को पहले से ही जानते थे। जब उन्होंने उसकी ये हालत देखी तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ। धीरे धीरे पार्वती के तवा चाउमीन ठेले पर भीड़ लगने लगी। पर एक दिन सुरेश के मालिक सोहनलाल को जब ये बात पता चली कि उसके सारे ग्राहक सुरेश के ठेले पर तवा चाउमीन खाने के लिए जाते हैं तो वो जलन से भर गया और उसने कुछ गुंडों को सुरेश के ठेले पर धमकाने के लिए भेजा। चलो हटाओ रे, ये चाउमीन का ठेला हटाओ यहाँ से। यहाँ कोई ठेला नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारा ठेला यहाँ से हटवाने लगे हो? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे हैं? चलो भाई तोड़ दो इसका ठेला। पार्वती, ये लोग हैं कौन, जरा पूछो तो। ओए, हमें सोहनलाल जी ने भेजा, समझा? उनके सारे ग्राहक तुम्हारे ठेले पर आने लगे हैं और वो ऐसा कभी नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने कहा है कि तू अब ये काम बंद कर। इस एरिया में बस उनका ही तवा चाउमीन का ठेला चलेगा, समझे? या कुछ और समझाए? हमें धमकी दे रहे हो? बाजार के बीच में खड़े हैं, अभी आवाज लगाऊंगी तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अरे भाइयों बहनों, जरा हमारी मदद करो। देखो ये गुंडे हम गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं। क्या हुआ बहन जी? चिंता मत करो, हमारे होते हुए गुंडे आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चिंता मत करो, हम अभी इनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। क्या नाम बता रहे थे भैया? तुम्हें किसने भेजा है? गुंडे थोड़ा घबरा जाते हैं। उनके आसपास लोगों की भीड़ जुटने लगती है, जिनमें से कुछ मीडिया के लोग भी थे और कुछ जर्नलिस्ट, कुछ यूट्यूबर। फिर क्या था, उनको देखकर गुंडे बुरी तरह डर जाते हैं। इतनी देर में सोहनलाल भी आ जाता है। अब तो भीड़ सोहनलाल के पीछे पड़ जाती है। आप सब जानते हैं इस बेईमान ने मेरे पति के 2 महीने के पैसे मार लिए और इन्हें नौकरी से निकाल दिया। आज मेरे पति की हालत इसी की वजह से है। सीधी तरह से इन गरीबों के पैसे लौटा दो, वरना तुम्हारा ये हाल होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, भले ही आज मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, पर अपना फर्ज भली भांति जानती हूँ। सीधी तरह देते हो या तुम्हारे खिलाफ खबर छापूं? नहीं, मैं पैसे देता हूँ। सोहनलाल डर जाता है और वो पार्वती के हाथ में सुरेश के पैसे और बाकी सबके कहने पर उसका जो भी नुकसान हुआ उसमें पैसे बढ़ाकर देता है और उस दिन के बाद उन्हें तंग न करने का वादा करता है। काफी लोग सुरेश और पार्वती की मदद के लिए आते हैं और फिर सुरेश का इलाज भी करवाने के लिए बहुत से लोगों ने मदद की, जिससे सुरेश की आंखों का ऑपरेशन हो गया और उसकी आंखों की रोशनी फिर से लौट आई और सुरेश और पार्वती दोनों मिलकर अपने तवा चाउमीन के ठेले पर मेहनत करने लगे।